सोमवार को कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का करेंगे उद्घाटन। ग्रीन मोबिलिटी रैली को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। प्रधानमंत्री तुमकुरू में HAL हेलीकॉप्टर कारखाने का करेंगे लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को किया संबोधित। कहा, खेल आयोजनों और खेल महाकुंभ का सिलसिला बड़े बदलाव का परिचायक। कोई भी खिलाड़ी अब मैदान से नहीं लौटता है खाली हाथ। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की पहली बैठक। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को विविध बनाने पर दिया जोर। भारत को कम कार्बन उत्सर्जन वाले देशों में बताया अग्रणी। चीनी लिंक वाले 138 सट्टेबाजी ऐप और 94 ऋण देने वाले ऐप पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश पर की कार्रवाई। ऐप में पाई गई भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक सामग्री। चीन के संदिग्ध गुब्बारे को अमेरिका ने अटलांटिक महासागर के ऊपर मार गिराया। अमेरिकी कार्रवाई पर चीन ने दर्ज कराई कड़ी आपत्ति। गंभीर नतीजे भुगतने की दी चेतावनी। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा, देश के अधिकार क्षेत्र में की गई कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय यात्रा पर सोमवार को कर्नाटक जाएंगे। बेंगलुरु में वे भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन करेंगे और E20 ईंधन का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री तुमकुरू में HAL हेलीकॉप्टर कारखाने का लोकार्पण करेंगे और इसके अलावा 2 जल जीवन मिशन परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री सोमवार को करेंगे। बेंगलुरु में हो रहा ये आयोजन भविष्य में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रोड मैप को बनाने में मददगार साबित होगा। We will be moving by 2040. The 25% of the global demand and growth in energy will come from India. Now that shows how much it is important to move and work towards energy security. And that is why we have a 4-plank energy strategy, that is exploration and growth, and also looking at greener fuels, hydrogen fuel, moving towards gas energy. Now all these focuses on the aspect that we need to move towards greener energy and also towards an energy secure future. 6 से 8 फरवरी तक चलने वाले ऊर्जा भर से 30 से अधिक मंत्री हिस्सा लेंगे। वहीं 30,000 से ज्यादा प्रतिभागियों के शिरकत करने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री वैश्विक तेल व गैस संस्थानों के CEO के साथ गोलमेज संवाद भी करेंगे। वहीं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली कई पहलों का शुभारंभ करेंगे, जिसमें ग्रीन मोबिलिटी रैली और इंडियन ऑयल की अनबोटल्ड पहल के तहत वर्दियां लॉन्च की जाएंगी। मोबिलिटी रैली में हरित ऊर्जा स्रोतों से चलने वाले वाहन होंगे, तो वहीं अनबॉटल्ड पहल के तहत वर्दियां पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल होंगी। इन्हें रिसाइकल किए हुए पॉलिस्टर से और कपास के द्वारा बनाया गया है। वर्दी का प्रत्येक सेट लगभग 28 इस्तेमाल की गई PET बोतलों को रिसाइकल करके तैयार किया गया है। वी नीड प्लास्टिक्स। प्लास्टिक के बगैर गुजारा नहीं है। प्रॉब्लम होती है प्लास्टिक की, जिस तरह से हम डिस्पोज करते हैं, हम इररिस्पॉन्सिबली डिस्पोज करते हैं। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया है अनबॉटल। ये अनबॉटल इनिशिएटिव ऐसा है, हर साल हम 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ प्लास्टिक की बोतलें लेंगे जो आज वेस्ट हो रही हैं, जो लैंडफिल में जा रही है या ओशन वेस्ट में जा रही है, वो लेके हम इसको हमारे जो रिटेल आउटलेट में जो कस्टमर अटेंड होते हैं उनका यूनिफॉर्म बनाएंगे, हमारे जो LPG डिलीवरी बॉयज है उनका यूनिफॉर्म बनाएंगे और हमारे जो रिटेल आउटलेट्स पे हम इसको सेल पे भी रखेंगे ताकि लोगों में एक जागरूकता आए। साथ ही इंडियन ऑयल इंडोर सौर कुकिंग प्रणाली के ट्विन कुकटॉप मॉडल का भी लोकार्पण करेंगे। ये सौर ऊर्जा से खाना पकाने वाला एक क्रांतिकारी समाधान है।
प्रधानमंत्री देश भर में फैले 84 रिटेल आउटलेट का भी शुभारंभ करेंगे, जिसमें E20 ईंधन की शुरुआत होगी, जिसके तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण किया जाएगा। साल 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। We required around 600 crore liter of ethanol for blending across the country for IOCL, BPCL, HPCL, which we are doing continuously. You can see this. These are all the feedstock which for the 1G ethanol, sugarcane juice, B molasses. These are all the sugarcane feedstock. Maize, rice, and sorghum. These are all the solid feedstock which they are going to produce the ethanol from that grain base also. तुमकुरू में दोपहर तकरीबन 3:30 बजे प्रधानमंत्री HAL के एक ग्रीन फील्ड हेलीकॉप्टर कारखाने का लोकार्पण करेंगे। कारखाने की नींव भी प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2016 में रखी थी। ये एक बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा केंद्र है। यहाँ शुरुआत में पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन वाले लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH का उत्पादन होगा। बाद में लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH और इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर IMRH के निर्माण और मरम्मत का भी काम किया जाएगा। Very objective of this factory is to make the country self-reliant in the manufacture of helicopters, so that the indigenous capability is developed. All the requirements of this country is being met within the country. So that way, it will be a basic. The objective of this company is to see the vision of Prime Minister, which is that Atmanirbhar Bharat, and we are sure this factory is going to be a game changer as far as this Atmanirbhar Bharat is concerned. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो इरादे हैं, जो एम्बिशंस हैं, यानी कि जो उसके महत्वाकांक्षा है वो बहुत ऊंची है। HAL के चेयरमैन ने DD न्यूज को बताया कि अगले 20 सालों में HAL यहां पर 1000 हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर करेगा, जो कि भारत के लिए 4 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस जनरेट करेंगे। और साथ ही साथ शुरुआत में यहां पर ऐसे शुरुआत होगी कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएंगे 30 के करीब एक साल में, फिर इसे स्केल अप किया जाएगा 60 और फिर यहां पर 90 की पीक कैपेसिटी अटेन की जाएगी। तुमकुरू में प्रधानमंत्री एक औद्योगिक टाउनशिप की आधारशिला भी रखेंगे। 8484 एकड़ में फैली औद्योगिक टाउनशिप का विकास 3 चरणों में होगा। वहीं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने की दिशा में टिपटूर और चिकनायकन हल्ली में 2 जल जीवन मिशन परियोजनाओं की भी आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। टिपटूर बहुग्राम पेयजल आपूर्ति परियोजना 430 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाई जाएगी और चिकनायकल हल्ली तालुक के 147 बस्तियों के लिए बहुग्राम जल आपूर्ति योजना लगभग 115 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। बेंगलुरु से तापस भट्टाचार्य, अभिषेक सिंह और तुमकुरू से नंदिता डागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। और बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन किया जा रहा है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है, जिससे एक बड़ी धनराशि विदेशों में चली जाती है। इस बोझ को कम करने के लिए सरकार नए नए तरीके खोज रही है। सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स करने के लिए भी महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, जिसमें 20% एथेनॉल मिक्स करने की तैयारी है। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जनरल मैनेजर A दामोदरन के साथ खास बातचीत। इथेनॉल मिश्रण रोडमैप के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 11 राज्यों के 84 जो सेंटर है वहां पर जो है वो इथेनॉल 220 की शुरुआत करेंगे। किस तरीके से इथेनॉल का जो है प्रोडक्शन होता है मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं कि जो प्रोडक्ट है, जो किसान हितैषी कैसे है, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ती है और कैसे इथेनॉल तैयार होता है। हमारे साथ है जनरल मैनेजर हिंदुस्तान पेट्रोलियम से M दामोदरन जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, फर्स्ट आप मुझे ये बताइए कि कैसे कौन सा प्रोडक्ट है जिससे कि इथेनॉल रेडी किया जाता है और क्या प्रोसेस क्या है? As per our roadmap, Government of India, we have to do the blending of this ethanol with petrol. So these are all the plants which the ethanol has been produced from the distilleries of the sugarcane mills. So you can see that wheat, maize and rice and this millet are the plants, and backside you can see that bamboo for biodiesel, and sugarcane is the main feedstock for making the ethanol. And as a OMC, all HPCL, BPCL and IOCL jointly we are procuring the total ethanol
for blending across the country at the wherever petroleum locations supplying petrol to the across the country. You can see this. These are all the feedstock which for the 1G ethanol, this one sugarcane juice, C molasses, B molasses. These are all the sugarcane feedstock. Maize, rice and sorghum. These are all the solid feedstock which they are going to produce the ethanol from that grain base also. मैं ये जानना चाहूंगा कि 1G और 2G एथेनॉल में क्या डिफरेंस क्या है? 1G is eatable items of the sugar cane and the grain base, rice, wheat, maize which you have seen. These are all the items which is left over from the eatable items of same grain base. These are all the items you can see the dry straw, wheat straw, corn cob, bagasse, cotton stock. The bamboo sticks which we are going to use for that biodiesel. These are all the 2G ethanol. If you are coming to biodiesel, biodiesel also is one of the target of our government of India. 5% we have to do in the year of 2030. We are doing now itself, started already. These are all the feedstock for the making the biodiesel. This is sustainable. Biodiesel is other one. जो बेनिफिट हुआ है किसानों को इथेनॉल के प्रोडक्शन से वो कितना ज्यादा है और तेल की जो खपत है उसमें भी कमी आई है क्योंकि इथेनॉल मिक्स हो रहा है, तो ऐसे में उसमें कितना कॉस्ट जो है वो बचा है गवर्नमेंट? Which we are getting benefit of around 318 lakh metric ton CO2 is emission is reduction. And then the second thing, 54,000 crores foreign that is import. We are getting the benefit of our savings of non-importing of 54,000 crores of value of the import product. तो जैसा कि आपने सुना अभी दामोदरन जी को, जिनका कहना है कि ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि किस तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव भी है और खासतौर पे इथेनॉल के प्रोडक्शन से न सिर्फ ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इससे जो है किसानों की आमदनी में भी उनका लाइफ स्टाइल है उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कैमरामैन सीके अशोक के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, बेंगलुरु। इंडिया एनर्जी वीक में 34 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। यह भारत की G20 की अध्यक्षता में होने वाला बड़ा आयोजन है। इंडिया एनर्जी वीक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में भारत ऊर्जा की खपत और उत्पादन में अग्रणी देश बनने की ओर लगातार अग्रसर है। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह बेंगलुरु से एक खास रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडिया एनर्जी वीक की शुरुआत करेंगे बेंगलोर में और हम हॉल नंबर 4 में हैं जो बेंगलोर जहां पर कि प्रधानमंत्री विजिट करेंगे। हम यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इस एनर्जी वीक का आयोजन किया गया है। न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाद जो है वर्ल्ड वाइड इसका किस तरीके से प्रसार किया जाए, किस तरीके से ग्रीन एनर्जी की ओर भारत कदम बढ़ा रहा है, जिस तरीके से पॉल्यूशन देख रहे हैं आप या फिर कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, उस पर कैसे रोक लगाया जाए। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा ये तमाम जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं। तकरीबन जो है 500 जो है स्पीकर जो है वो इस 3 दिन के जो एनर्जी वीक समिट है वो यहाँ पर मौजूद होंगे। इसके साथ साथ तकरीबन 30,000 अटेंडेंस होंगे जो कि यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तकरीबन 30 कंट्री के जो है वो एनर्जी मिनिस्टर यहाँ पर आ रहे हैं। काफी बड़ा आयोजन किया गया है और खास तौर पर ग्रीन एनर्जी को लेकर के कि किस तरीके से, चाहे सोलर पावर की अगर हम बात करें तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो कच्छ में प्रधानमंत्री ने उसकी शुरुआत की थी कुछ सालों के पहले आपने देखा था और उससे जो सोलर जनरेट हो रहा था। तो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र की बात करें या फिर जो फ्यूल है, अगर हम पेट्रोल की बात करें उसमें इथेनॉल का यूज किस तरीके से किया जाए उस पर काफी ज्यादा जो है फोकस है। ये तमाम जो आप मेरे साथ देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके की जो तैयारी चल रही है ये प्रधानमंत्री के आने के पहले की तैयारी है और यहाँ पर जो है किस तरीके से जो इथेनॉल बेस्ड फ्यूल की बात करें, क्योंकि देखिए जो भी रिसोर्सेस हैं चाहे फ्यूल के तौर पे हो, गैस के तौर पे हो, कोल के तौर पे हो, उन्हें एक न एक दिन जो है वो खत्म हो जाना है। तो ऐसे में ग्रीन एनर्जी की ओर किस तरीके से बढ़ा जाए और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में किस तरीके से आगे जो है भारत अपना जो असर है वो पूरे विश्व के पटल पे रख रहा है उसको लेकर के ये चीजें जो है वो दिखाई देगी। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आत्मनिर्भर ऊर्जा के क्षेत्र में, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत जो है नए भारत में किस तरीके से आत्मनिर्भरता आए। प्राकृतिक तौर पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विज्ञान और प्रकृति का ये एक ऐसा संयोग है जिसके प्रयोग से भविष्य की नींव और मजबूत की जा सकती है ग्रीन एनर्जी के फील्ड में। कैमरामैन सीके अशोक के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, बेंगलुरु।
भारत की अध्यक्षता में G20 के ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की पहली बैठक रविवार को बेंगलुरु में शुरू हुई। G20 के साथ साथ अतिथि देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में बैठक 7 फरवरी तक चलेगी। बैठक के अलग अलग सत्रों में ऊर्जा अंतरण से जुड़े विविध पहलुओं पर विचार किया जाएगा। भारत की अध्यक्षता में G20 के ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की पहली बैठक रविवार को बेंगलुरु में शुरू हुई। G20 के साथ साथ अतिथि देशों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में बैठक 7 फरवरी तक चलेगी। अलग अलग सत्रों के दौरान ऊर्जा अंतरण से जुड़े पहलुओं पर विचार किया जाएगा। ऊर्जा अंतरण कार्य समूह बैठक के शुभारंभ के अवसर पर विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह तथा कोयला और खान तथा संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी मौजूद रहे। अपने संबोधन में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि भारत अक्षय ऊर्जा के सबसे अधिक उपयोग वाले देशों में से एक है और स्थापित ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। We are adhering to a low carbon growth and will continue to do that because we are fully committed to a low carbon growth. We believe in the environment. As I said, 177 gigawatts of renewable energy capacity which we have installed. I have another 75 gigawatts under installation, 75,000 megawatts under installation. That makes it about 250,000 megawatts. We aim to have a renewable energy capacity, a non-fossil fuel capacity of 500 gigawatts by 2030. 500. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने अपने संबोधन में जिन मुद्दों को छुआ उनमें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि G20 की चर्चाओं और संवाद का महत्वपूर्ण बिंदु आपूर्ति श्रृंखला में विविधता है ताकि कोई एक देश बाकी देशों को परेशान ना कर सके। यहाँ पर बातचीत चल रही है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन्स, यानी कि किसी एक रीजन या देश में मोनोपोली नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये दुनिया ने अभी देखा है कि किसी एक क्षेत्र में एक रीजन में अगर मोनोपोली हो गया तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुआ तो करोड़ों लोग कष्ट में आ गए। हम लोग जो आज यहाँ पर और आजकल जो यहाँ चर्चा करेंगे उसमें यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि सप्लाई चेन डाइवर्सिफाइड होना चाहिए ताकि ऐसा नहीं हो कि कोई एक देश या एक कार्टेल दुनिया के अन्य देशों को एक्सप्लॉइट कर सके। बैठक के पहले सत्र में स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी तकनीक की उपलब्धता में अंतर से निपटने पर विचार विमर्श किया गया। जिन उच्च प्राथमिकता वाली जरूरी तकनीकों पर चर्चा हुई उनमें इलेक्ट्रोलिसिस, फ्यूल सेल्स, कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण CCUS, बैटरी स्टोरेज तथा छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर SMR तकनीक शामिल है। रविवार को बैठक का दूसरा सत्र स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी तकनीक प्राप्त करने के लिए वित्त पोषण पर आधारित है। प्रतिनिधियों ने आसान वित्त पोषण की संभावनाओं पर चर्चा की। जिन तकनीकों को प्राप्त करने के लिए वित्त पोषण पर बात हुई उनमें अपतटीय पवन, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी ऊर्जा संरक्षण तथा कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण CCUS शामिल है। बैठक में शामिल प्रतिनिधियों ने भविष्य के ईंधन पर भी चर्चा की। I think India has done an amazing job in welcoming us to Bangalore. It's a really great opportunity for all of the G20 countries to get together and to work together on the clean energy transition. So we are delighted to be here as the United Kingdom. बैठक में शामिल प्रतिनिधियों ने सभी मुद्दों से जुड़ी चिंताओं और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। बेंगलुरु से आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को संबोधित किया। यह महाकुंभ जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सदस्य राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा 2017 से जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 12 जनवरी से चलेगी। यह प्रतियोगिता 12 जनवरी से जारी है। आयोजन में 450 से अधिक ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और सभी 8 विधानसभा क्षेत्र के वार्डों के 6400 से अधिक युवाओं और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। महाखेल में इस साल कबड्डी प्रतियोगिता पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में सांसद खेल आयोजनों द्वारा युवाओं के जज्बे को संसाधन देने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि ओलंपिक में भारतीय तिरंगे की शान जरूर ऊंची होगी। जहां प्रयास पूरे मन से होते हैं वहां परिणाम भी सुनिश्चित होते हैं। देश ने प्रयास किए, परिणाम हमने टोक्यो ओलंपिक्स में देखा, कॉमनवेल्थ खेलों में देखा, जयपुर महाखेल में भी
आप सबके प्रयास भविष्य में ऐसे ही शानदार परिणाम देंगे। आपसे ही देश के लिए अगले गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट निकलने वाले हैं। आप अगर ठान लेंगे तो ओलंपिक्स तक में तिरंगे की शान बढ़ाएंगे। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां देश का नाम रोशन करेंगे। मुझे विश्वास है हमारे युवा देश की कामयाबी को बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे। प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृतकाल में खिलाड़ियों के नजरिए से खेलों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि देश में नई परिभाषा और नई व्यवस्था बनाई जा रही है। बेटियों की ये बढ़ती हुई भागीदारी एक सुखद संदेश दे रही है। आजादी के इस अमृत काल में देश नई नई परिभाषाएं गढ़ रहा है, नई व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहा है। देश में आज पहली बार खेलों को भी सरकारी चश्मे से नहीं बल्कि खिलाड़ियों की नजर से देखा जा रहा है। मैं जानता हूं युवा भारत की युवा पीढ़ी के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। युवाओं को जब सामर्थ्य, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुविधा और संसाधन की शक्ति मिलती है तो हर लक्ष्य आसान हो जाता है। बजट में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त धन आवंटन का भी प्रधानमंत्री ने खास जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2014 के मुकाबले अब खेल बजट 3 गुना बढ़ चुका है। इस बार देश के बजट में खेल विभाग को करीब 2500 करोड़ रुपए का बजट मिला है, जबकि 2014 से पहले खेल विभाग का बजट 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए के आसपास ही रह जाता था। यानी 2014 के मुकाबले देश के खेल विभाग के बजट में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। इस बार अकेले खेलो इंडिया अभियान के लिए ही 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा बजट दिया गया है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। राज्य में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 2 मार्च को मतों की गिनती होगी। इस बीच अगरतला में तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर टीएमसी त्रिपुरा प्रभारी राजीव बनर्जी, राज्य टीएमसी अध्यक्ष पीयूष कांति विश्वास और पार्टी सांसद सुष्मिता देव मौजूद रहीं। त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा की राज्य महासचिव पापिया दत्ता को बीजेपी ने प्रतिष्ठित अगरतला विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता सुदीप रॉय बर्मन से है। कांग्रेस की इस परंपरागत सीट पर पापिया दत्ता की लड़ाई कितनी रोचक होगी, ये देखने वाली बात होगी। देखिए अगरतला से हमारे संवाददाता कुमार आलोक की खास रिपोर्ट। भाजपा ने 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में 60 में से 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। उत्साह से लबरेज पापिया का मानना है कि मुझ पर विश्वास जताने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के नेताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हूँ। इनका मानना है कि हमारी जीत सुनिश्चित है। मैं देख रही हूँ कि सब थोड़ा ज्यादा उसको मतलब फोकस में ले रहे हैं कि मेरा जो प्रतिद्वंदी है 5 बार का विधायक है, कुछ ऐसा हैवीवेट कैंडिडेट है। ऐसी कोई बात नहीं, सब कॉन्स्टिट्यूएंसी हैवीवेट है, तो लड़ तो लेंगे और जीत भी जाएंगे हम लोग। मेरा ये बिल्कुल मेरा विश्वास है। अगरतला निर्वाचन क्षेत्र वर्तमान में कांग्रेस विधायक सुदीप रॉय बर्मन के पास है। उन्होंने भाजपा छोड़ने के कुछ महीने बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर यह सीट जीती थी।
कांग्रेस प्रत्याशी का मानना है कि इस बार बदलाव की बयार है। सरकार जो वायदे की है निभाया नहीं, परंतु ये लोग इतना अत्याचार किया आम जनता को, परेशान है वो लोग। और इस चुनाव में आपको नतीजा से पता चल जाएगा, एकदम साफ सुथरा हो जाएगा भाजपा यहाँ का। अगर हम इस विधानसभा क्षेत्र की आम जनता की बात करें तो पिछले 5 साल के वर्तमान कार्यकाल से संतुष्ट जान पड़ते हैं। बीजेपी सरकार अच्छा है, कोई खराब नहीं बोलता है, अच्छा है। 5 बार ये बार वोट जाएगा तो 5 बार और देख लेंगे क्या इसका नसीदा है। अगरतला में अभी भी समस्या, मतलब ऐसा कोई समस्या नहीं है, अभी सब अच्छा ही है, अच्छे से रहे हैं हम लोग। अभी तक कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है जो महिला के ऊपर होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं। अभी मतलब 5 ईयर हो गया, अभी अच्छे ही चल रहे हैं सब। त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर 16 फरवरी को मतदान होने जा रहा है और यहाँ 2 मार्च को नतीजे आएंगे। 6 अगरतला विधानसभा सीट पर लड़ाई दिलचस्प है। एक तरफ यहां कांग्रेस के उम्मीदवार सुदीप राय बर्मन 7 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वहीं बीजेपी ने एक युवा उम्मीदवार पापिया दत्त को मैदान में उतारा है। पापिया दत्त का मानना है कि कांग्रेस और लेफ्ट के असहज गठबंधन ने हमारी जीत की राह आसान कर दी है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, अगरतला। तो हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।